यह गंगा का घर है और ये हैं गंगा और उसकी दोनों बेटियां रिया और प्रिया। गंगा के पति श्याम की मृत्यु 6 महीने पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में हो जाती है और अब श्याम के बाद घर में कोई भी कमाने वाला नहीं बचता। गंगा अपनी दोनों बेटियों के साथ इस घर में अकेले ही रह रही है। श्याम की मृत्यु के बाद उसके सभी रिश्तेदारों ने गंगा और उसकी बेटियों से मुंह फेर लिया। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो गए। इसीलिए अब गंगा लोगों के घर जा जा सफाई का काम करती है जिससे वह घर चला सके। वहीं दूसरी ओर रिया भी नौकरी ढूंढ रही है। रिया ने वैसे तो सिर्फ 12वीं ही की है, लेकिन वह चाहती है कि अपनी माँ का हाथ बटाए, लेकिन डिग्री ना होने के कारण उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। फिर एक दिन, अरे चाची जी और चीकू, आप यहाँ? चाची जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते नमस्ते। हमें क्या होगा, हम तो ठीक ही हैं। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चाची जी, माँ की मदद करने के लिए मैंने सोचा एक नौकरी कर लेती हूँ, इसीलिए आज एक इंटरव्यू देने आई थी। अच्छा जी, अब तुम भी नौकरी करोगी? तुम्हारी माँ ने तो वैसे ही नाक कटवा रखी है सारे में सफाई कर करके, अब तुम भी हमारी नाक कटवा दो। वैसे भी तुम्हें कौन ही नौकरी देगा, डिग्री तो तुम्हारे पास है नहीं, तुमने अभी तो 12वीं खत्म की है। वो चाची जी, घर में पैसों की बहुत तंगी है, इसीलिए मैं एक नौकरी ढूंढ रही थी। हाँ हाँ, सब पता है तुम माँ बेटियों का। अपनी माँ को बता देना, आज तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे घर आएंगे। अपनी चाची की इतनी कड़वी बातें सुनकर भी रिया उन्हें कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने घर अपनी माँ के पास आ जाती है। अरे रिया बेटा, तुम आ गई। क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का? इंटरव्यू कैसा हुआ? नौकरी मिली या नहीं मिली? नहीं माँ, आज तो नौकरी नहीं मिली। तो जानती ही हैं मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, इसीलिए नौकरी मिलना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, जल्द ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। रिया बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हें बहुत पढ़ाना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे पापा के जाने के बाद इस घर को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अरे माँ, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? मैं अच्छे से जानती हूँ आप और पापा मुझे बहुत पढ़ाना चाहते थे और चाहते थे कि मैं एक बड़े से ऑफिस में नौकरी करूँ। लेकिन कोई बात नहीं ना, मैं और आप मिलकर छोटी को बहुत पढ़ाएंगे, वह ज़रूर एक दिन बहुत बड़ी इंसान बनेगी। भगवान करे जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो। चलो रिया, तुम हाथ मुँह धो लो, इतने में तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी हाथ मुँह धोकर आती हूँ। अरे हाँ माँ, याद आया, आज रास्ते में मुझे चाची मिली थी, बोल रही थी कि थोड़ी देर बाद चाचा हमारे घर आएंगे। यह कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद ही रिया के चाचा उसके घर आ जाते हैं। कैसे हो भाई साहब, बहुत दिन बाद आए हो। अपने भाई की मृत्यु के बाद तो आपने हमसे मुंह ही मोड़ लिया। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हो? आपको तो पता ही है मैं काम में इतना व्यस्त जो रहता हूँ। आज भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आया हूँ। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, रिया के लिए एक रिश्ता आया है। क्या भाई साहब, रिया के लिए रिश्ता? लेकिन रिया तो अभी बहुत छोटी है भाई साहब, इतनी जल्दी उसकी शादी करना ठीक नहीं रहेगा। भाभी, अब रिया इतनी भी छोटी नहीं है, पूरे 19 साल की हो चुकी है। वैसे भी बिना बाप की बेटी है, तो हमारा ही फर्ज है उसकी शादी कराना। लड़का मेरे साले का बेटा है, बहुत पैसा और जमीनें हैं उनके पास। आपके साले का लड़का भाई साहब? लेकिन जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं उस लड़के की तो शादी हो चुकी थी ना? हाँ भाभी, शादी तो हो चुकी थी उसकी, लेकिन अब तलाक भी हो चुका है। बड़ी चालाक लड़की से पाला पड़ गया था, इतनी लालची थी ना कि बस आप पूछो ही मत। बड़ी मुश्किल से बहुत ज़मीनें और पैसा देकर उससे पीछा छुड़वाया है। लेकिन भाई साहब, मैंने तो सुना था वह लड़का शराब पीता है, कहीं इसी वजह से तो नहीं? अरे नहीं भाभी, यह तो बस अफवाह है, आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तभी अपने चाचा की सारी बातें सुनकर रिया वहाँ आ जाती है। वाह, क्या बात है ना चाचा जी, पिताजी के मरने के बाद आपने एक बार हम लोगों से आकर नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, जिंदा भी हैं या मर चुके, और आज आप हमारे पास आए भी हैं तो एक ऐसा रिश्ता ले। रिया, ये क्या तरीका है अपने चाचा जी से बात करने का? बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम, मैंने यही सिखाया तुम्हें? जाओ अंदर अभी के अभी। लेकिन माँ, मैंने कहा ना, अंदर जाओ अभी के अभी। अपनी माँ की डांट खाकर रिया अपने कमरे में चली जाती है।
वाह भाभी, बड़े अच्छे संस्कार दे रही हैं आप अपनी लड़कियों को। इनकी आंखों में तो बड़े छोटे की शर्म ही खत्म हो चुकी है, सीधा मुंह पर आकर बदतमीजी कर रही हैं। मैं जा रहा हूँ, सोचकर बता दीजिएगा। अरे नहीं भाई साहब, आप गुस्सा मत कीजिए। रिया बस थोड़ा सा शादी का सुनकर परेशान हो गई। इसके बाद रिया के चाचा वहाँ से चले जाते हैं और रिया की माँ रिया के पास उसके कमरे में आती है। रिया, ये क्या तरीका था अपने चाचा जी से बात करने का? तुम बिल्कुल तमीज़ भूल चुकी हो। वह यहाँ से गुस्से में चले गए हैं। अब पूरे खानदान में बताएंगे कि तुम कितनी बदतमीज़ हो चुकी हो और मैंने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं। क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम? लेकिन माँ, क्या आपको चाचा जी की बात बिल्कुल गलत नहीं लगी? वे कैसा रिश्ता लेकर आए थे मेरे लिए? मैंने कब कहा कि तुम्हारे चाचा जी की बात सही है? लेकिन आज तक तुम्हारे चाचा जी और तुम्हारे ताऊ जी से मैंने भी कभी इस तरीके से बात नहीं करी जैसा आज तुमने की है। यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। मैं भी जानती हूँ वह रिश्ता बिल्कुल सही नहीं है। वह लड़का तुमसे कम से कम 15 साल बड़ा है और शराब भी पीता है, लेकिन इस तरह से हम उन्हें जवाब नहीं दे सकते बेटा। लेकिन माँ, अब हम क्या करेंगे? मैं उन्हें समझा दूंगी बेटा। और तभी गंगा के पास रिया के ताऊ जी का फ़ोन आ जाता है। वह गंगा को रिया के व्यवहार के लिए बहुत सुनाते हैं और कहते हैं कि बिना दहेज के ऐसे ही लड़के मिलते हैं और लड़के में कोई खराबी नहीं है। मैं रविवार को लड़के वालों के साथ तुम्हारे घर आऊँगा, रिया को तैयार करके रखना। क्या हुआ माँ? क्या कह रहे थे ताऊ जी? वह बोल रहे थे कि इस रविवार को लड़के वालों के साथ हमारे घर आएंगे, तुम्हें तैयार करके रखूं। लेकिन माँ, आपने तो कहा था आप ये रिश्ता नहीं होने देंगी। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारे ताऊ जी ने तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। तो क्या अब आप मेरी शादी वहाँ कर देंगी माँ? नहीं बेटा रिया, मैं तुम्हारे ताऊ जी से और तुम्हारे चाचा जी से इस बारे में बात करूँगी। फिर वह तीनों माँ बेटी बहुत उदास हो जाती हैं और ऐसे ही रविवार का दिन भी आ जाता है। रविवार को रिया के ताऊ जी और चाचा जी लड़के वालों को लेकर रिया के घर आ जाते हैं। लड़के वाले बहुत से गहने और तोहफे रिया के घर लेकर आते हैं। अरे बहन जी, आप इतना सारा सामान क्यों लेकर आ गई हैं? इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। कैसे ज़रूरत नहीं थी? हम अपने होने वाली बहू के लिए ये सारा सामान लेकर आए हैं। हमें तो आपकी बेटी रिया बहुत पसंद है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी, हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद आया है। हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझिए। लेकिन भाई साहब सुनिए तो। अरे सुनना सुनाना बाद में होता रहेगा गंगा, ये तो बहुत खुशी का मौका है, सबका मुंह मीठा कराओ जल्दी से। लेकिन भाई साहब। अभी अभी भैया ने कहा ना, बातें बाद में करेंगे। और इस तरह वह दोनों भाई गंगा की आवाज़ दबाते हुए रिया का रिश्ता उस लड़के के साथ तय कर देते हैं और 15 दिन बाद का मुहूर्त देखकर उनकी शादी भी रख देते हैं। और तभी गंगा की छोटी बेटी प्रिया यह सब देखकर अपने कमरे में आती है और किसी से फ़ोन पर बात करने लगती है, लेकिन उसने बात किससे की होगी। और अब थोड़ी देर बाद, दीदी प्लीज चुप हो जाइए ना, आप इतना क्यों रो रही हैं? माँ, दीदी को चुप करिए ना। माँ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पापा के जाने के बाद यह लोग हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं। आप खुद देखिए ना, उन्होंने आपको बोलने तक नहीं दिया। क्या अब वह मेरी शादी उस इंसान से करा देंगे? आप तो जानती हैं ना, मैं उससे बिल्कुल शादी करना नहीं चाहती हूँ। रिया बेटा, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ चुप हो जाओ। मैं जानती हूँ कि यह सब बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने आज तक तुम्हारे ताऊ जी और तुम्हारे चाचा जी के खिलाफ़ कोई काम नहीं किया है। तो क्या माँ, आप मेरी शादी उस लड़के से करा दोगी? रिया बेटा, मैं क्या करूं? मैं बहुत अकेली हूं। काश मेरे भी पापा होते। किसने कहा तुम्हारे पापा नहीं हैं? यह आवाज़ सुनकर वह तीनों चौंक जाती हैं और पीछे देखती हैं। तो जो पीछे से आवाज़ आती है वो रोहित की होती है। ये है रोहित, रिया के ताऊ जी का बेटा। अरे रोहित भैया, आप शहर से वापस कब आए हो? हाँ रोहित, तुम आ गए और तुमने हमें बताया भी नहीं। शहर से कब लौटे हो बेटा? रिया, आज तो तुमने कह दिया कि तुम्हारे पापा नहीं हैं, लेकिन आज के बाद मत कहना। चाचा जी हमेशा तुम लोगों के साथ हैं। रिया की शादी का सुनकर तो मैं वैसे भी आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मुझे प्रिया का फोन आ गया और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है।
क्यों चाची, अगर मैं शहर में क्या रहने लगा, आपने तो मुझे पराया ही कर दिया। आपने एक बार नहीं सोचा कि मुझे फोन कर कर बता दें कि पापा और चाचा आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। आप लोगों से सही तो प्रिया है, कम से कम उसने गलत के खिलाफ आवाज तो उठाई। याद रखिएगा चाची जी, सिर्फ गलत करने वाला नहीं, गलत को देखकर चुप रहने वाला भी गलत होता है। हमें हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। ऐसी इज्जत किस काम की जो मेरी बेटी की ज़िंदगी ही खराब कर दे। अब मैं कल सबसे पहले जाकर तुम्हारे ताऊ जी और तुम्हारे चाचा जी के पास जाकर ये रिश्ता तोड़ दूंगी। फिर गंगा वह रिश्ता तोड़ देती है और रोहित रिया और प्रिया को अच्छे से पढ़ाता है और कुछ सालों बाद रिया की नौकरी लग जाती है तो वह रोहित के सारे पैसे वापस कर देती है। वह अपने पापा के घर को पूरा कराती है और उसे अच्छे से सजाती है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ गलत करने वाला ही नहीं, गलत सहने वाला भी गलत होता है।